मिनी स्क्यूरियल कर्मियों की भूख हड़ताल 7वें दिन समाप्त, चेतावनी के साथ तोड़ा गया अनशन। उच्च हिमालयी क्षेत्र में 4 दिनों से लगातार हो रहा हिमपात, मुनस्यारी मिलम सड़क का काम रुका, पहाड़ी भी बर्फ से नजर आई लटपट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। देहरादून के पुरकुल गांव में सैन्यधाम के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उच्च स्तरीय समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। बता दें कि अपर मुख्य सचिव सैनिक कल्याण व पुनर्वास विभाग की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस उच्च स्तरीय समिति के गठन पर विचार विमर्श किया गया था। इसमें सलाहकार मुख्यमंत्री विशेष आमंत्रित सदस्य रहेंगे। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव सैनिक कल्याण, सचिव वित्त जिलाधिकारी देहरादून, अपर सचिव सैनिक कल्याण, प्रबंध निदेशक, उपनर प्रबंध निदेशक ब्रिडकुल को सदस्य बनाने का प्रस्ताव है। निदेशक सैनिक कल्याण को सदस्य सचिव बनाया गया। उच्च स्तरीय समिति को तकनीकी व अन्य परामर्श के लिए जरूरत के अनुसार समय समय पर अन्य विभागों के अधिकारियों के सदस्यों के रूप में बैठक में आमंत्रित करने का अधिकार दिया गया। सैनिक कल्याण और पुनर्वास विभाग द्वारा ही सैन्यधाम का निर्माण किए जाने की भी बैठक में संस्तुति की गई। सीएम त्रिवेंद्र 18 और 19 फरवरी को नैनीताल जनपद के भ्रमण पर रहेंगे, जहां पर 18 फरवरी को देहरादून से शाम 4 बजे प्रस्थान कर एफटीआई हेलीपैड हल्द्वानी नैनीताल शाम 5 बजे पहुंचेंगे। सीएम एफटीआई सभागार में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे और शाम 6 बजे एफटीआई शताब्दी भवन कॉन्फ्रेंस हॉल में मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम काठगोदाम में करेंगे। मुख्यमंत्री 19 फरवरी को सुबह 10 बजे सर्किट हाउस काठगोदाम में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति आवास, विज्ञान भवन, अतिथि गृह, बहुउद्देशीय भवन तथा कर्मचारी आवास का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता करने के बाद देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे। शिक्षा नगरी रुड़की में इन दिनों चौपहिया वाहन बिना किसी रोक टोक के नो एंट्री में एंट्री हो रहे हैं। जाम की स्थिति पैदा हो रही है और लोगों को जाम का झाम झेलने को मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल इन दिनों हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, जिसके चलते अधिकांश पुलिस फोर्स को कुंभ की ड्यूटी में लगाया गया है और इसी कारण विभिन्न स्थलों पर रहने वाले पुलिसकर्मी उक्त स्थान पर नजर नहीं आ रहे, जिसके चलते व्यवस्था बिगड़ी हुई दिखाई पड़ रही है और लोगों को बिगड़ी हुई व्यवस्था का शिकार होने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बता दें कि रुड़की के मेन बाजार सहित अन्य ऐसे बाजार हैं जहां चौपहिया वाहनों पर प्रतिबंध है। वहां पुलिसकर्मी और बैरिकेडिंग न होने के कारण चौपहिया वाहन बिना किसी रोक टोक के एंट्री हो रहे हैं। वहीं एसपी देहात परमिंदर सिंह डोभाल का कहना है कि इन दोनों पुलिसकर्मियों की ड्यूटी महाकुंभ में लगी हुई है, जिसके चलते फोर्स की कमी जरूर है, लेकिन जहां जरूरत है वहां व्यवस्था बनाई जाएगी। हरिद्वार के बहाराबाद स्थित टोल प्लाजा पर ग्रामीणों ने टोल वसूलने पर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सैकड़ों ग्रामीणों के हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। बता दें कि टोल अधिकारियों से ग्रामीण आसपास के गांव का टोल मुक्त कराने की मांग पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन जारी रखने की बात कर रहे हैं। वहीं मौके पर क्षेत्रीय विधायक सुरेश राठौर, वीर प्रताप समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ऋषिगंगा तपोवन नदी में आई तबाही के 10वें दिन भी राहत बचाव कार्य जारी है। आपको बता दें कि टनल के पीछे के मलबे से पानी निकाला जा रहा है, जिसके निचली तरफ से गड्ढा करके पंप से पानी निकाला जा रहा है ताकि वो पूरा एरिया सूख जाए। एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। वहीं स्थानीय प्रशासन व पुलिस की टीम शवों की नदियों के किनारे खोज कर रही है। टनल में काफ़ी पानी भी आ रहा है, तो उसके लिए डी वाटरिंग पम्प भी लगाया गया है कि उसको डी वाटर करके फिर आगे जिससे एक्सकवेशन का काम किया जा रहा है। और दूसरा वाला हमारा जो बराज साइट है, वहाँ पे भी स्लश पम्प्स लग चुके हैं, तो वहाँ पे साथ में पानी भी डाला जा रहा है और स्लश भी किया जा रहा है।
खबर लक्सर से है, जहां पर कंकर खाता गांव के दबंगों द्वारा सरकारी स्कूल की भूमि कब्जाने का मामला अब मुख्यमंत्री दरबार में पहुंच गया है। गांव के मुनीश नामक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत कर बताया था कि सरकारी स्कूल की करोड़ों की भूमि पर गांव कई दबंगों ने अवैध रूप से कब्जे कर भवनों का निर्माण कर लिया। शिकायत पर संज्ञान लिए जाने के बाद तहसील प्रशासन ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस क्रम में लक्सर तहसील और चकबंदी विभाग की टीम ने मौके पर जाकर भूमि की पैमाइश के काम शुरू किए, लेकिन जरीब छोटी पड़ गई और कारण पैमाइश का काम टीम को रोकना पड़ गया। अब फिर से टीम गांव पहुंचेगी और पैमाइश करने के बाद शिकायत की पुष्टि होने पर अवैध कब्जे हटाने का काम भी करेगी। स्कूल की जमीन बहुत कम हो रही है, उसकी पैमाइश करानी चाह रहे थे। कितनी कम हो रही? ये तो अभी 3-4 बीघे करीब कम हो रही, करीबन हमारे हिसाब से, लेकिन पैमाइश के बाद पता लग जाएगा। कैसे कम हो रही है जी, इसमें मकान बने खड़े, फिलहाल दीवार करा रखी, नई दीवार हो रही, कब्जा हो रहा है प्रतिदिन। यानी कि ग्रामीणों को कब्जा हो रहा है? हाँ, ग्रामीण कब्जा कर रहे हैं इस पर। जरीब बीघों की नहीं आई, मीटरों की आ गई। अब कब होगी पैमाइश? कल होगी। और अब आपको हरिद्वार से बड़ी खबर बता देते हैं। कुंभ का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था और अब कुंभ का इंतजार बस खत्म होने वाला है। हरिद्वार से आपको खबर, कुंभ 2021 का इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है। 1 से 30 अप्रैल तक होगा कुंभ का आयोजन। बगैर अनुमति नहीं चलेंगी ट्रेन और बस। मेले की तैयारियों में स्थानीय प्रशासन जुटा हुआ है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर कुंभ 2021 को लेकर हो रहा इंतजार बस खत्म ही होने वाला है। आपको बता दें कि 1 से 30 अप्रैल तक होगा कुंभ का आयोजन। अवधि घटा दी गई है कुंभ की और इसको लेकर संतों में काफी रोष भी देखा जा रहा है। बगैर अनुमति ट्रेनें और बस नहीं चलेगी। मेले की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। हरिद्वार से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर कुंभ मेले का आगाज जल्द ही होने वाला है। 1 से 30 अप्रैल तक कुंभ मेला लगेगा। बगैर अनुमति के नहीं चलेगी ट्रेन और बस। मेले की तैयारियों में स्थानीय प्रशासन जुटा हुआ है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या कोरोना की वजह से हो सकता है कि कम हो, लेकिन प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। हालांकि साधु संतों में भी काफी रोष देखा जा रहा है अवधि कम होने की वजह से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ करण हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको बता दें कि हरिद्वार से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कुंभ 2021 को लेकर अब इंतजार खत्म हो रहा है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक कुंभ का आयोजन होगा। हालांकि इस बार अवधि थोड़ी कम की गई है। साधु संतों में रोष देखा जा रहा है, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। आपको बता दें कि बिना अनुमति के ट्रेनें और बस नहीं चलेंगी। कुंभ 2021 को लेकर जो इंतजार हो रहा था, कहीं ना कहीं अब वो खत्म होने वाला है। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक कुंभ चलेगा। आपको बता दें कि साधुओं में आक्रोश देखा जा रहा है क्योंकि अवधि कम कर दी गई है। इससे पहले जब हम इस बारे में बात कर रहे थे तो इस बात का जिक्र हुआ था कि साधु संतों में रोष सिर्फ इस वजह से है क्योंकि कुंभ मेले की जो शोभा है वो कहीं ना कहीं साधु संतों की वजह से और ज्यादा दिखाई पड़ती है। लेकिन इस बार अवधि कम होने की वजह से साधु संत खासा नाराज नजर आ रहे हैं। लेकिन SOP जारी कर दी गई है। 1 महीने का कुंभ मेला होगा। तिथि बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए 1 महीने का ही कुंभ निर्धारित किया गया है। कोरोना टेस्ट बहुत जरूरी है। कोरोना टेस्ट आपको कराना बहुत जरूरी होगा। RT-PCR टेस्ट की जिनके पास रिपोर्ट होगी, सिर्फ वही इस कुंभ में हिस्सा ले सकते हैं। और हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता करण खुराना जी जुड़े हुए हैं। करण, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हरिद्वार कुंभ 2021 को लेकर अब बस इंतजार खत्म ही होने वाला है। 1 महीने का कुंभ होगा और क्या कुछ अभी तक जानकारी है कुंभ की अवधि को लेकर, क्योंकि साधु संतों में काफी रोष देखा जा रहा है इसको लेकर? मैं देखिए बताना चाहूंगा कि जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जिस तरह से उन्होंने SOP जारी करी है कि 72 घंटे की RT-PCR की टेस्ट बहुत जरूरी होगा। साथ ही अब कुंभ 1 अप्रैल से 30 अप्रैल की अवधि में होगा। पहले ये कुंभ माना जा रहा था कि 25 से 27 फरवरी तक सरकार नोटिफिकेशन जारी कर देगी और फिर ये कुंभ 1 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक का होगा, जिसमें तकरीबन 60 दिन होंगे, जिसमें महाशिवरात्रि का स्नान भी शाही स्नान में आ जाएगा और कुंभ के नोटिफिकेशन के तहत ही होगा। लेकिन मुख्य सचिव ओम प्रकाश
ने जो ये नोटिफिकेशन जारी करी है, जो पुष्टि की है, उसके अनुसार अब कुंभ सिर्फ 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में होगा, जिसमें तकरीबन 3 स्नान बताए जा रहे हैं, जिसमें एक स्नान 12 अप्रैल का सोमवती अमावस का होगा, उसके जी। बाद एक 14 अप्रैल का जो मेन कुंभ का स्नान माना जा रहा है, और एक 27 अप्रैल का स्नान को माना जा रहा है। उसमें तीन स्नान माने जा रहे हैं। करण, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि क्या ये अवधि बढ़ सकती है, इसकी कोई गुंजाइश नजर आ रही है कहीं? ये इस समीकरण पे आधारित है कि अगर प्रशासन पर व्यापारी और साधु संतों का दबाव रहा तो ये अवधि बढ़ सकती है। इसमें एक बात ये भी सामने आ रही है कि प्रशासकीय, व्यापारी और साधु संतों का कहना है कि अगर कुंभ की अवधि छोटी होनी है तो उसमें आरटीपीसीआर टेस्ट, रजिस्ट्रेशन जो आदि ये शर्तें हैं, या तो वो लागू ना हो, ताकि अगर 1 महीने भी कुंभ हो तो खुल के श्रद्धालु आए, खुल के व्यापार हो, खुल के स्नान हो, खुल के धार्मिक आयोजन हो। लेकिन अगर उस 1 महीने की अवधि में भी शर्तें लागू रहेंगी तो उस वजह से जो रोष है, जो कारण है रोष का, वो परस्पर जारी रहेगा, क्योंकि उस 1 महीने के दौरान भी श्रद्धालु खुल के हरिद्वार में नहीं आ पाएंगे। जी। करण, हम इस बात को समझ सकते हैं क्योंकि एक लंबा इंतजार करने के बाद 2021 कुंभ आ रहा है, जिसकी शुरुआत होने वाली है, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो कुंभ से जिनका बहुत गहरा नाता है, कहीं ना कहीं वो बहुत उत्साहित होते हैं, और उसके बाद जब अवधि घटा दी गई है तो रोष होना तो लाजमी है। लेकिन अगर हम बात करें तैयारियों की, तो प्रशासन किस तरीके से तैयारियां कर रहा है? मेले को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत जरूरी है। मैम देखिए, बताना चाहूंगा कि जैसे भी जो भी स्नान होते आ रहे हैं कोरोना के बाद, उसके बाद भी जो हरिद्वार के बॉर्डर्स हैं, तकरीबन 27 रास्ते हैं जिसमें जहां से हरिद्वार आप एंटर कर सकते हैं, उस पे अलग अलग टीम्स लगी हुई है, जहाँ पे रैंडम टेस्टिंग परस्पर चल ही रही है जब से कोविड हुआ है। तो इसी तरह की यही तैयारी है कि जैसे ही अगर कोई बड़ा स्नान होता है तो उसमें 72 घंटे आरटीपीसीआर के टेस्ट आपको लाना होगा, साथ ही आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिसके पास ये दोनों नहीं होगा उसका वहीं पे टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग में अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको वापस भेज दिया जाएगा, अगर वो नेगेटिव है तो उसको आने दिया जाएगा। साथ ही कई सारे हॉस्पिटल्स की भी तैयारी हो रही है हरिद्वार में। अलग अलग जगहों पे करीबन 5 से 7 हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, कोई 150 बेड का है, कोई 200 बेड का है। उसके साथ ही जितनी भी कोरोना की जो मेला, जो स्वास्थ्य विभाग है, कुंभ मेला स्वास्थ्य विभाग अलग बनाया गया है, उसके अलग स्वास्थ्य अधिकारी हैं, वो भी अपने स्तर पर हर तरह की तैयारी कर रहे हैं कि अगर कोई कुंभ के दौरान कोई बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित होते हैं तो उनके लिए किस किस स्थान पर कैसे उनको रखा जाएगा, कैसे उनको इलाज कराया जाएगा, उस तरह की भी पूरी तैयारियां प्रशासन ने अपने स्तर पर की हुई है। जी। बिल्कुल। करण, आपसे ये जानना चाहेंगे, बॉर्डर्स की अगर हम बात करें तो बॉर्डर्स पर किस तरीके से व्यवस्था की जा रही है? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजामात किए जा रहे हैं? उस पर पुलिस और स्वास्थ्य टीम को एक साथ डिप्लॉयड किया जा रहा है। एक साथ दोनों टीम वहां पे रहेंगी, और उसके बाद जिस तरह के भी समीकरण बनेंगे, अगर भीड़ ज्यादा होती है तो यातायात किस तरह से डायवर्जन होना है, साथ ही अगर जो एंट्री कुंभ के दौरान रहेगी उसमें पूरी चेकिंग रहेगी, गाड़ियों से लेकर व्यक्तियों की लेकर पूरी चेकिंग रहेगी। और उस दौरान जो भी समीकरण बनते हैं, कौन सी गाड़ी किस तरह से भेजनी है, बसेस किस साइड से आएंगी, गाड़ियां कौन सी साइड से आएंगी, वो सब प्लान पूरा सोमवती अमावस, मौनी अमावस में भी वही जारी रहा, महाशिवरात्रि के स्थान ये बसंत पंचमी के स्थान में ही वही जारी रहा। महाशिवरात्रि के स्नान की भी तैयारियां हो रही हैं। अभी मेला आईजी संजय गुंज्याल और साधु संतों की बैठक परसों भी हुई है उनके आवास पर, जिसमें महाशिवरात्रि की लगता है करण से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उन्हें फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि 1 से 30 अप्रैल तक होगा कुंभ का आयोजन। हाँ करण, अपनी बात पूरी कर सकते हैं आप। मैं ये कह रहा था कि कुछ दिन 2 दिन पूर्व ही मेला आईजी संजय गुंज्याल और साधु संतों की महाशिवरात्रि को लेकर उनके आवास पर ही सकारात्मक बैठक हुई है, जिसमें शाही स्नान को लेकर भी एक मुद्दा था। लेकिन अब जिस तरह से जो अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है महेंद्र नरेंद्र गिरी, वो 24 तारीख तक हरिद्वार पहुंचेंगे, जिसके बाद महत्वपूर्ण बैठक होगी अखाड़ा परिषद की। उसमें ये फैसला दिया जाएगा कि जो महाशिवरात्रि का स्नान है वो शाही के तौर पर किया जाएगा या किस तरह से होगा। साथ ही 3 मार्च से लेकर
जो पेशवाई और नगर प्रवेश होते हैं उनकी तारीख निर्धारित कर दी गई है। 3 मार्च से लेकर अलग अलग तारीखों में अलग अलग अखाड़े अपनी पेशवाई और नगर प्रवेश निकालेंगे। करण, कल कैबिनेट बैठक हुई थी त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में, तो वहां पर भी कुंभ को लेकर कुछ प्रस्ताव जारी किए गए थे। मैं उन प्रस्तावों के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, मैं वही आपको बताना चाहूंगा कि उस जो कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक है, जो हरिद्वार से नगर विधायक भी हैं, जी। उनके द्वारा ये प्रस्ताव रखे गए थे कि कुंभ में जो भी एसओपी जारी की जाए, क्योंकि पूरे हरिद्वार में जो भी परेशानियां होती हैं सब मदन कौशिक से जो यहाँ के विधायक भी हैं और शहरी विकास मंत्री भी हैं, उनसे इस बारे में चर्चा की गई थी। होटल प्रशासन और व्यापारियों द्वारा की कृपा की जो कुंभ में जो एसओपी जारी की गई, जिस वजह से श्रद्धालुओं की भारी कमी हो सकती है, क्योंकि जो भी 2020 का साल रहा, हरिद्वार में मई जून जुलाई ऐसे 2-4 महीने होते हैं जो व्यापारिक दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। लाखों और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, उसमें कांवड़ यात्रा भी होती है। 2020 में वो सब रद्द रही है, ना कांवड़ यात्रा हुई है, ना श्रद्धालु ज्यादा आ पाए हैं। तो व्यापारी और होटल एसोसिएशन ने ये मदन कौशिक जी से ये रिक्वेस्ट की हुई है कि आप कृपा करके कुंभ ऐसा होने दें कि जो नुकसान 2020 में और 2021 में भरपाई हो पाए। हाँ। तो उसी को लेकर जो मदन कौशिक है, उन्होंने इस बारे में चर्चा की है। कल त्रिवेंद्र सिंह जी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट में से चर्चा हुई है कि किस तरह से हम लोग इसमें बेस्ट एसओपी जारी कर सकते हैं कि उसमें श्रद्धालु भी आते रहे और सुरक्षा और सबका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। साथ ही जो मेला अवधि है उस बारे में भी चर्चा की गई है कि क्या इस बारे में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। बहुत ही जल्दी एक कैबिनेट और अखाड़ा परिषद की बैठक होने जा रही है फरवरी के आखिरी सप्ताह में। जी। उसके बाद कई सारे समीकरण बदल सकते हैं। हो सकता है कि शाही स्नान महाशिवरात्रि का माना जाए, हो सकता है 1 अप्रैल से ही हो। इन सब चीजों को लेकर चर्चा हो रही है। ये सब जो भी फैसले लिए जाएंगे ये फरवरी के आखिरी सप्ताह तक ही लिए जाएंगे। करण, तो कहीं ना कहीं अभी तमाम ऐसी बातें हैं जिन पर चर्चा होना अभी बाकी है। भले ही तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली हो, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर तैयारियां होनी है। करण, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब उनको व्यापार करने का मौका मिलता है। सीजन में जब केदारनाथ बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं, वहां पर जाकर लोग उसके बाद श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, जो पर्यटक होते हैं वो आते हैं। और ऐसे ही हम हरिद्वार, ऋषिकेश कहीं की भी बात कर ले तो पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादातर जो कमाई होती है वो पर्यटन के लिहाज से ही होती है। ऐसे में कुंभ मेले का होना और उसके बाद तमाम तरीके की जो एसओपी जारी कर दी गई हैं, जिस तरीके से कल हम जब इस बारे में बात कर रहे थे तो चर्चा हो रही थी कि श्रद्धालुओं की संख्या हो सकती हो कम हो, ऐसे में उनका क्या कुछ कहना है? वही देखिए, वही बताना चाहूंगा कि जो हरिद्वार जो हमारा उत्तराखंड है, इसमें जैसे ही मार्च खत्म होता है, स्कूल सेशंस खत्म होते हैं, अप्रैल से छुट्टियां शुरू होती हैं, तो और गर्मियां शुरू होती है, तो अप्रैल मई जून जुलाई, फिर जुलाई अगस्त में कांवड़ यात्रा, ये 4-5 महीने बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। 2020 में मार्च में ही लॉकडाउन लग गया था, जिस वजह से मार्च से लेकर और जुलाई अगस्त तक कोई भी कार्य नहीं हो पाया, व्यापारिक गतिविधियां ठप रही। जिसके बाद अगर व्यापार खुला भी तो बहुत लोग आए नहीं। तो व्यापारी दृष्टिकोण, होटल एसोसिएशन, चाहे पुरोहित, चाहे साधु संत, सबको यही उम्मीद थी कि 2021 में कुंभ होगा तो वो भरपाई हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से सरकार की बार-बार एसओपीज आ रही हैं, जिस तरह सरकार स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए फैसले ले रहा है, व्यापारी दृष्टिकोण से वो बहुत नुकसानदायक भी हैं। तो उसी को लेकर व्यापारियों का कहना है कि बिहार में चुनाव हुए, रैलियां निकली, तब कोई कोरोना नहीं था। किसान आंदोलन हो रहा है, सब किस आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं, तब कोई कोरोना नहीं है। लेकिन हरिद्वार में कुंभ के दौरान ही कोरोना क्यों है? तो इस सवाल को लेकर सरकार और व्यापारियों में, साधु संतों में एक टकराव है। अब ये देखना होगा कि फरवरी के अंतिम सप्ताह तक इस मामलों में और क्या पुख्ता जानकारियां और पुख्ता फैसले सरकार लेती है। जी, उम्मीद है करण, क्योंकि अभी काफी समय बाकी है, 1 महीने से ज्यादा का समय बाकी है, तो देखना होगा कि क्या कुछ जो गतिरोध बना हुआ है क्या वो टूटेगा साधु संतों के बीच और सरकार के बीच। आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त आप हरिद्वार में खड़े हैं, कुंभ को लेकर क्या कुछ तैयारियां, अगर आप चाहे तो जायजा लेकर हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं? कुंभ को लेकर यही बताना चाहूंगा कि वॉल माई पेंटिंग के नाम से एक बहुत ही सुंदर और हरिद्वार को किया गया है। जगह जगह पर नारंगी और भगवा रंग, थोड़ा सा भगवा रंग का टच देने की कोशिश की गई है।
हरिद्वार का घाटों पे जब आप जाओ तो बहुत सुंदर और स्वच्छ आपको कुंभ दिखने को, कुंभ की झलकियां देखने को मिलेंगी। रामायण पथ नाम का एक पथ बनाया गया जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए हैं। साथ ही हाईवेज तैयार हो गए हैं हरिद्वार के आधे से ज्यादा। हरिद्वार आने और जाने में आपको ज्यादा समस्या नहीं आएगी, जाम आपको बहुत कम मिलेगा। और प्रशासन अपने स्तर पे अभी हड़की पौड़ी पर एक विकलांग चेयर भी लगाई गई है जिसमें विकलांग आराम से हड़की पौड़ी नीचे घाट तक पहुंच सकते हैं। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो प्रशासन ने अच्छी तैयारियां करी हैं। कुंभ में जी। आने वाले श्रद्धालुओं को करण, खासी एक परेशानी नहीं यहाँ पर कंपैरिजन भी है क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में हाल ही में प्रयागराज में जब कुंभ हुआ था तो साफ सफाई की बात करें, वहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई थी जैसे कि महिलाओं के नहाने के लिए एक अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए थे, तमाम तरीके की चीज़ें उत्तर प्रदेश में जब प्रयागराज में कुंभ हुआ तो बहुत सारी चीज़ें हमने देखी और एक सेट हुआ, एक कहते हैं कि ना एक सेट हो गया है कि वहाँ तक उन्होंने सेट कर दिया है कि यहाँ तक जाएगा कुंभ मेला। लेकिन अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो अब जिस तरीके से हरिद्वार में कुंभ होने वाला है तो कहीं ना कहीं एक कंपटीशन है कि उत्तराखंड का अब हरिद्वार में होने वाला कुंभ कैसा होगा। बिल्कुल, ये समस्याएं, ये बात कई बार अखाड़ा परिषद व्यापारियों द्वारा भी समय समय पर उठाई है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ हुआ, माघ पूर्णिमा का स्नान हुआ, वृंदावन में कुंभ हो रहा है, वहां पे सरकार इतनी सख्ती नहीं कर रही है, वहां पे कोरोना को लेकर बार बार एसओपी जारी नहीं हो रही है, वहां पे श्रद्धालु में कोई रोक टोक नहीं है, तो हरिद्वार में क्यों, तो हरिद्वार में क्यों। लेकिन ये सरकार के अपने फैसले हैं, इस मामले में कुछ कहना भी जल्दबाजी होगा। लेकिन अगर तैयारियों की बात की जाए तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने भी उत्तराखंड के अधिकारियों को इसमें अपनी राय मशवरा दिया है, एक दो बार बैठक भी हुई है। और सूत्रों के अनुसार एक और सूचना है कि डीजीपी अशोक कुमार ने बताया है कि शायद 19 फरवरी को एक अहम बैठक होने जा रही है जिसमें इंटर स्टेट बैठक होगी, जिसमें दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के और हरियाणा के और अन्य राज्यों के अधिकारियों, उच्च अधिकारियों के साथ पुलिस की अहम बैठक होने जा रही है। उसमें ये देखना होगा कि कहीं पुलिस के द्वारा या पुलिस मुखिया के द्वारा ये फैसला न लिया जाए कि वो अपने यहाँ इस चीज को संदेश दें कि कुंभ में कम से कम जाएं, या क्या सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो बैठक रहेगी, लेकिन उसमें ये भी बैठक हो सकती है कि वो कुंभ में कम से कम भीड़ आए। जैसे कावड़ के समय पे बैठक हुई थी जिसमें अंतर्राज्यीय जो बैठक हुई थी उसमें यही कहा गया था कि कावड़ के दौरान कोई कावड़िया अगर हरिद्वार में दिखेगा तो उसे 14 दिन के लिए आइसोलेट कर दिया जाएगा, ये वो, जिस वजह से कावड़िया नहीं आए थे। ये शायद जीवन में पहली बार हुआ है कि जुलाई अगस्त में जो 2020 में कावड़ यात्रा आती है उसमें जहाँ 4 करोड़ कावड़िया आते हैं वहां पे 4 कावड़िया भी हरिद्वार में नहीं आए थे। तो हो सकता है कि 19 तारीख की जो बैठक है उसमें भी पुलिस द्वारा कुछ इस तरह के फैसले लिए जाए। तो तैयारियां एक अलग जगह है, लेकिन श्रद्धालुओं का आना ना आना वो महत्वपूर्ण है। अगर वो ही ना आ पाए तो शायद तैयारियां सारी धरी की धरी रह जाएंगी। जी बिल्कुल करण, लेकिन उम्मीद है कि श्रद्धालु जरूर आएंगे क्योंकि कुंभ का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं श्रद्धालु। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए करण आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बता रहे हैं कि 1 से 30 अप्रैल तक आपको बता दें कि कुंभ का आयोजन होगा और जो एक इंतजार चल रहा था लंबे समय से वो कहीं ना कहीं अब खत्म होने वाला है। हालांकि तमाम तरीके की एसओपीज है और कोरोना टेस्ट होना बहुत अनिवार्य है, तमाम तरीके की चीज़ें हैं जो लागू की गई हैं तो उनका पालन करना भी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। और उत्तराखंड, जिस तरीके से मैं बात करी थी कि उत्तराखंड का जिस तरीके से कुंभ हो रहा है और उत्तर प्रदेश में जो कुंभ हुआ तो कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड सेट हो गया था उत्तर प्रदेश के कुंभ को लेकर। उसके बाद कहीं ना कहीं अब वहाँ के भी साधु संतों ने इस बात को कहना शुरू किया है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें क्यों लगाई जा रही हैं कि श्रद्धालु पहुँच ना पाए, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा स्रोत जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जब पर्यटन आते हैं तभी होता है। तो कहीं ना कहीं कोरोना काल की वजह से जो उनको नुकसान हुआ था तो वो चाहते थे कि उसकी भरपाई जो है वो इस कुंभ मेले में हो सके, लेकिन तमाम तरीके की एसओपीज जो लागू कर दी गई हैं उसमें कहीं ना कहीं ये बात जरूर बनी हुई है कि आखिर कैसे श्रद्धालु जो हैं वो कुंभ पहुंचेंगे और कुंभ का स्नान करेंगे। हालांकि इंतजार सभी को है और 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ये कुंभ चलेगा। हो सकता है इसकी अवधि बढ़ा दी जाए क्योंकि कहीं ना कहीं इसको लेकर साधु संतों में जो रोष है वो जरूर देखा जा रहा है, क्योंकि साधु संतों का ये साफ तौर पर कहना है कि इतने महीनों से लॉकडाउन हुआ और उसके बाद अब कुंभ आ रहा है तो इसकी अवधि ज़रूर बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जो लोग हिमालय पर थे, जो साधु संत हिमालय पर थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आते हैं और उसके बाद यहाँ पर रुकते हैं। अगर 1 महीने का कुंभ होगा तो वो शायद उतना आनंद नहीं आए,
लेकिन SOPs जो है वो जारी कर दी गई हैं। हो सकता है अवधि बढ़ा दी जाए। इन सब को लेकर ज़रूर अभी संशय बरकरार है कि क्या अवधि बढ़ेगी या SOPs में कुछ चेंजेस किए जाएंगे। और अगर प्रशासन की बात करें तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से भी, और तैयारियों की अगर बात करें तो पेंटिंग्स बनाई गई हैं जगह जगह पर खूबसूरती दिखाने के लिए। और विकलांगों के लिए जो एक स्पेशल चीज़ की गई है कि हरी की पौड़ी में विकलांगों को जो है वो काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि विकलांगों के लिए भी स्टेयर्स बनाई गई हैं ताकि वो डायरेक्टली हरी की पौड़ी में उतर सके। फिलहाल उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश की धरती आदिकाल से ही आध्यात्म, संस्कृति और शौर्य से संपन्न रही है। तो इसी भूमि के रणबांकुरों ने बाहरी आक्रांताओं से लेकर साम्राज्यवादियों को मुंह की खाने को विवश किया। महान संत बालार्क ऋषि के शिष्य महाराजा सुहेलदेव ने अपने शौर्य और पराक्रम के साथ विदेशी आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी का उसकी सेना सहित संहार किया। उत्तर प्रदेश की पुण्य भूमि पर लिखे जाने वाले गौरवशाली इतिहास में महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम और शौर्य की गाथा दिग दिगंतर तक भारतीय जनमानस को प्रेरित करती रहेगी। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की जयंती के उपलक्ष्य में महाराजा सुहेलदेव स्मारक एवं चित्तौरा झील की विकास योजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। आइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य से अपने सपनों, आकांक्षाओं और प्रयासों को जोड़ें। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।